क्या बिहार में सरकार बनाने के लिए अब हमेशा एक बैसाखी की जरूरत होगी? क्या बिना बैसाखी के बिहार में स्वतंत्र पार्टी कोई जो है एक दलीय सरकार बनने की स्थिति में नहीं है? बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है? बिहार में चुनाव से पहले जो गठबंधन बनता है, जनता को एक मैसेज मिलता है कि ये पार्टी इस पार्टी के साथ है, उसके आधार पर वे लोग वोटिंग करते हैं। लेकिन चुनाव के बाद ये पार्टियां अपना रंग बदल लेती है, पासा पलट देती है। तो क्या यह बिहार की जनता के साथ छल नहीं है? आगामी 2025 के चुनाव में बिहार की राजनीति की क्या लेखा जोखा होगा? इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए मैं अवतार सर आप लोग के बीच हाजिर हूं। मेरा उद्देश्य कतई किसी पार्टी विशेष को बढ़ावा देना नहीं है, जाति धर्म संप्रदायवाद को बढ़ावा देना नहीं है। एक साफ सुथरी बात जो एक आम जनता को समझ में आए, उस तरह की बात मैं आप लोग के बीच रखना चाहता हूं और बिहार के राजनेताओं की मानसिकता से आपको परिचित कराना चाहता हूं। यहां अगर हम कोई बात रख रहे हैं, अगर आप उस दल विशेष के हैं तो उस दल विशेष में जो कमियां है उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आपका पसंदीदा व्यक्ति मुख्यमंत्री बने तो वो उसमें वो गलती कहां कर रहा है उसकी भी आपको समझना होगा, है ना। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अवतार सर आप लोग के बीच हाजिर हूं और देखता हूं। ध्यान दिया जाए सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह ये सारे लोग को नेता के रूप में जन्म जो हुआ है वो एक ही पृष्ठभूमि से हुआ है। इसीलिए बहुत हद तक इन लोग की विचारधारा जो है समाजवादी विचारधारा पर आधारित है, तथा कथित रूप से ये लोग अपने आप को समाजवादी कहते हैं और हो भी सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये समाजवादी हैं या नहीं है। तो इन लोगों ने एक साथ राजनीति या कैरियर बनाना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद से ही नीतीश कुमार राजद से अलग हो गए, धुर विरोधी बन गए, काफी प्रतियोगिता चली। इसी बीच मौका मिला बीजेपी को बिहार की राजनीति में प्रवेश करने का और 2005 के बाद से लगातार वो अपने परफॉर्मेंस में काफी सुधार किया। लेकिन यहां बात यह है कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ने से धरती को नहीं बढ़ाया जा सकता है, उसी तरह से पार्टी अगर कोई बढ़ती है, पार्टी का क्रेज बढ़ता है, तो उसकी अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो किसी न किसी पार्टी की सीटों की संख्या कम होगी। इस बात पर आप विशेष गौर करिएगा, क्योंकि सीट नहीं बढ़ रहा है, पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है, पार्टी की संख्या बढ़ रही है। बहुत से छोटी पार्टियां उभर कर सामने आ गई है। वो सब मिलकर के बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं और बिहार को एक नए दिशा में, बिहार की राजनीति को एक नए दिशा में ले जाने का एक बहुत बड़ा प्रयास भी चल रहा है। 2005 के बाद से अगर हम विश्लेषण करें तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि जड़ जो है नीतीश कुमार और लालू यादव यानी राजद का वो एक ही है, इसीलिए ज्यादातर वोटर जो हैं, जो नीतीश कुमार के हैं या राजद के हैं, वो एक ही टाइप के लोग हैं। इसीलिए जब भी ये दोनों दल आपस में मिलेगा तो नो डाउट वो सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभर कर सामने आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दोनों दल अगर इकट्ठा रहेगा तो तीसरे गठबंधन को सरकार बनाने में काफी तकलीफें होंगी, जैसा कि हम आपको एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, है ना। इस चीज को समझिएगा। लेकिन इस दोनों दल में से कोई एक दल एक दूसरे का दामन थामेगा तो इसका फायदा जो है तीसरे दल को मिलेगा। मेरी बात पे गौर कीजिएगा कि अगर राजद और जदयू अलग होते हैं तो इसका फायदा तीसरे दल अर्थात बीजेपी को मिलेगा। यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, यह बात पूरे तथ्य पे आधारित है। ध्यान दीजिएगा, 2005 की अगर हम बात करें तो 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे। पहली बार जब चुनाव हुआ था तो उसमें जदयू को 55 सीटें मिली और उसी चुनाव में राजद को 75 सीटें मिली। अगर दोनों को जोड़ देते हैं 55 + 75 तो सीटों की संख्या हो जाती है 130। हम आपको पहले ही बता देते हैं, ये दोनों दल इकट्ठे रहेंगे तो किसी भी तीसरे गठबंधन को, दूसरे गठबंधन को सरकार बनाने में काफी तकलीफ होने वाली है। लेकिन ये दोनों जब दोनों ये मिले रहेंगे तो क्या राजद के नेता यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे। जब तक नीतीश कुमार जिंदा है वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे, वरना वो इसका दामन छोड़ देंगे। इस बात पे भी गौर आपको करना है, ठीक है। तो ये दोनों दल मिलेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या में, बहुमत से ज्यादा सीट जरूर लेकर आएंगे, है ना। और इनके सीटों का लिमिटेशन हम आपको बता देते हैं, 120 से 145।
अगर राजद और जदयू इकट्ठा रहा तो 120 से लेकर के 145 के बीच में ही ये सीट लाएंगे, 145 से ज्यादा भी नहीं आ सकता है। इस बात पर भी आपको गौर करना होगा। आप देखिए 2005 में ही जब दूसरी बार चुनाव हुआ तो एक तरफ जहां जदयू का सीट यहां पे 88 हो रहा है, वहीं देखिए आप राजद का सीट कम हो रहा है। जदयू जितना आगे बढ़ेगा उतना राजद कमजोर होगा। बीजेपी पर इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। जदयू मजबूत होगा तो राजद कमजोर होगा, इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए। राजद मजबूत होगा तो जदयू कमजोर होगा, बीजेपी भी कमजोर होगा, इस बात को भी ध्यान दें। देखिए आप फिर 88 और 54, अगर 88 और 54 का हम बात करें तो ये दोनों सीटें मिला करके 8 4 12 8 और 8 5 13 लगभग 142 सीटें हो जाती है। फिर 2010 के चुनाव की बात करें तो 115 सीटें आप ध्यान दीजिएगा जदयू को मिला है। तो इसका सीधा क्या मतलब है, अभी हमने सिद्धांत दिया जदयू मजबूत होगा तो राजद कमजोर होगा, और इतना कमजोर हो गया कि उसे मात्र जो है 22 सीटें मिली है, मात्र 22 सीटें मिली है। क्यों? क्योंकि ये जदयू के जितने राजद के सपोर्टर हैं, है ना, वो सारे जदयू के भी हैं, क्योंकि दोनों का जड़ एक है। इस बात को समझना है आपको। फिर देखिए यहां पे 2015 के इलेक्शन में जदयू जो है थोड़ा कमजोर हुआ। थोड़ा कैसे कमजोर हुआ? बहुत कमजोर हो गया, 115 से 171 आया। तो वहीं राजद देखिए बढ़ के चला गया 80 पर, राजद 80 पे बढ़ के चला गया। 2020 में जदयू को 41 सीटें मिलती है, तो वहीं राजद, जितना जदयू कमजोर हो रहा है राजद उतना ही मजबूत होगा और अलग हो जाएगा। तो यह बात भी आप दावे के साथ जान लीजिए, जदयू और ज्यादा समाप्ति की कगार पे जाएगा। राजद से अलग होगा जदयू तो जदयू का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा और जदयू के वोटर जो हैं राजद को वोट करेंगे और राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, जैसा कि देखने को आपको मिला है। तो यहां पर आप डाटा देख करके इस बात को समझ गए होंगे कि नीतीश कुमार ने यदि राजद का दामन थामा है तो इसलिए दामन थामा है क्योंकि वो जानते हैं 2025 के इलेक्शन में यदि उन्हें 60 से प्लस सीट चाहिए तो उनको जो है राजद का मदद लेना पड़ेगा, राजद का साथ लेना पड़ेगा। बीजेपी के साथ उन्होंने जो गठबंधन बनाई, अब 2020 के इलेक्शन में देख सकते हैं कि उन्हें 41 सीटें मिली और वहीं जो है बीजेपी को जो है 75 सीटें मिली हैं 2020 के इलेक्शन में। अब आगामी 2025 के इलेक्शन में क्या हो सकता है, इस पर भी हम पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस बात को आप लोग को जानना है कि ध्यान दिया जाए, बिहार की राजनीति में विकास बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहा है, शुरू से नहीं रहा है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेगा। और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आज के डेट में जो संप्रदायवाद का एक विशेष माहौल चला हुआ है, इसको लेकर के यह बात और भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आगामी चुनाव में विकास मुद्दा, रोजगार मुद्दा, शिक्षा स्वास्थ्य मुद्दा नहीं रहने वाला है। एक बहुत बड़ा मुद्दा संप्रदायवाद रहने वाला है और संप्रदायवाद की लड़ाई में आप देखिएगा जदयू और राजद जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, है ना, इस तरीके से, क्योंकि एक बहुत बड़ा पक्ष जो है इनके फेवर में, एक जातीय समीकरण जो है इनके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को नहीं हो रहा है। बीजेपी जो है आज के डेट में जितना सीट लिया है इससे 15 से 20 सीट ज्यादा ही लेकर आएगा। इस बात को भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ध्यान दीजिए 2020 के इलेक्शन अगर होती है 2025 में, तो जदयू अगर राजद के साथ मिलकर के चुनाव लड़ता है तो जदयू का सीट जो है राजद के नाम पर, राजद के वोटर के नाम पर जो है राजद के नाम पर बढ़ेगी और वो 41 सीट से जो है वो हो सकता है 60 से 65 सीट तक जाएंगे। वहीं राजद का सीट जो है 75 सीट है वर्तमान में, वो घट के 60 से 65 पे आ जाएगी। इतिहास गवाह है, आप देख सकते हैं कि 130 के आसपास जो है एक संतुलन दिखाई दे रहा है। तो हम दोनों को मिला करके यही हो सकता है, 60 सीट अगर जदयू को आती है तो 70 सीट राजद को आ सकती है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। हमको जहां तक लग रहा है 65 के आसपास दोनों का सीट रहेगा और 130 सीट के आसपास आता है और 90 सीट जो है वो बीजेपी लेके आएगी। 90 सीट के आसपास 2025 के इलेक्शन की अगर हम बात आपको करें तो यहां पे आप देख सकते हैं, मैं क्लियर लिख रहा हूं, जदयू जो है वो आपको 60 से 65 रहेंगे, है ना, राजद जो है वो आपको 65 से 70 सीट पे सिमट जाएगी
और जो है बीजेपी जो है आप लिख के रख लीजिएगा 90 से 95 सीट तक पहुंच सकती है यदि बीजेपी ने कुछ छोटे दलों का सहारा लिया, जैसे मुकेश सहनी की पार्टी का सहारा लिया, जीतन राम मांझी का, उपेंद्र कुशवाहा का। यदि दोनों इकट्ठा रहते हैं राजद और जदयू, तो यह बहुत हद तक संभव है कि बीजेपी जो है मुकेश सहनी को फिर से एक बार अपने फेवर में करने का कोशिश करेंगे, जीतन राम मांझी को अपने फेवर में कोशिश करने का कोशिश करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा को। तो ऐसी स्थिति में इनके अगर पूरा अलायंस देखा जाए तो ये भी जो है बहुमत के जादुई आंकड़ा के काफी करीब रहेंगे और राजद भी इस स्थिति में और जदयू भी उसके करीब हो सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा आपको मतलब टकराहट देखने को मिल सकता है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो भी जदयू के वोटर हैं जो वो राजद को भी पसंद करते हैं और जो राजद के वोटर हैं वो जदयू को पसंद करते हैं। इस तरीका से उनका वोट बढ़ने वाला नहीं है, उनका वोट फिक्स है ना। यहाँ पे विशेष फायदा बीजेपी को देखने को मिल रहा है। मेरी बात से अगर सहमत हैं तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अगर असहमत हैं तो मेरा भी इस लोकतांत्रिक देश में आजादी है कि हम भी अपने विचार को रख सकते हैं। जैसे बहुत से लोग ऐसे लोग भी हैं जो उल्टा सीधा विचार रखते हैं। हम तो थोड़ा बहुत लॉजिक के साथ आपके सामने बात कर रहे हैं, है ना, तर्क दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप राजद के सपोर्टर हैं तो ये बात आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उसी स्थिति में बनेंगे जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, और ऐसा मुझे निकट भविष्य में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो निकट भविष्य में भी हमको तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम लोग का बिहार का मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार ही बने रहने वाले हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं अपना विश्लेषण समाप्त करता हूं। आपको कैसा लगा जरूर एक कमेंट करके बताइएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।